हम तटवर्ती मैदानी प्रदेश कर रहे थे। कल की क्लास में हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पश्चिमी तटवर्ती मैदान डिस्कस किए थे। आज हम पूर्वी तटवर्ती मैदान जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स उसको डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करें उससे पहले कल जो हमने किया था वो देख लेते हैं। तो देखिए, कल हमने देखा कि तटवर्ती मैदान जो है कोस्टल प्लेन्स वो कच्छ प्रायद्वीप से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक विस्तृत है। और अंतरीप जो है यहाँ पर कुमारिन कोमोरिन अंतरीप या कोमोरिन केप या कुमारिन अंतरीप, ये डिवाइड करता है इसको वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये कच्छ से लेकर और पाए जाते हैं कन्याकुमारी वाले भाग तक, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो स्वर्ण रेखा नदी से और कन्याकुमारी तक विस्तृत है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कल की क्लास में हमने डिस्कस किए थे। अब ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स करें उससे पहले मैंने कल आपको बताया था कि पश्चिमी तट जो है भारत का वो निमज्जन तट है, मतलब सबमर्ज कोस्ट है। इसीलिए बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशंस कहाँ देखने को मिलती है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है यहाँ पर किस तरह का कोस्ट देखने को मिलता है? जिसका उत्थान हो गया है, जो ऊपर उठ गया है डेल्टा में अवसाद सेडिमेंट्स जमा होने के कारण। तो इस तरफ वाला जो कोस्ट होता है वो इमर्ज कोस्ट है या उन्मज्जन जो तट है वो है, और इसीलिए ये बंदरगाह निर्माण के लिए इतना अनुकूल नहीं है। पर जब नदियां डेल्टा बनाती हैं तो तट का विस्तार होता है, इसीलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जहां नदियां डेल्टा बनाती हैं वो चौड़े हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े सकड़े हैं। अब ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये हमने कल देखा था 50 से लेकर और लगभग 100 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है, और औसत चौड़ाई एवरेज विड्थ इनकी 64 किलोमीटर देखने को मिलती है। और यहाँ पर नदियां अक्सर क्या बनाती हैं? नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती, एस्चुरी, और इसीलिए ये सकड़े हैं मैदान। और इस मैदानी क्षेत्र को हमने 6 प्रादेशिक भागों में, रीजनल पार्ट्स में डिवाइड करके देखा था। सबसे पहला ये जो भाग है इसे क्या कहा जाता है? कच्छ का मैदान। दूसरा भाग जो है इसे कहते हैं काठियावाड़ का मैदान। तीसरा ये वाला पूरा भाग जो कि कौन सा है? गुजरात का मैदान। फिर हमने महाराष्ट्र और गोवा में देखा कोंकण का मैदान। फिर हमने कर्नाटक में देखा कन्नड़ का मैदान, और मलाबार तट जो है वो केरल में स्थित है। ये 6 भाग हमने देखे। सबसे पहला जो कच्छ का मैदान है वो बना है सिंधु नदी से, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से, चौड़ा है पर लवणीय है, सलाइन है, क्योंकि यहाँ टाइडल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। दूसरा काठियावाड़ हमने देखा था, तो मांडव पहाड़ियां जो है, छोटी छोटी पहाड़ियां, उनसे जो नदियां निकलती है उनके द्वारा जो जमा होता है अवसाद सेडिमेंट्स, उससे बनता है ये छोटा सा मैदानी क्षेत्र। पर ये छोटा है, नैरो है, एग्रीकल्चर के लिए यूज में तो होता है बट बड़े स्तर पर कृषि यहाँ पे नहीं की जा सकती। तो यूजफुल है कृषि के लिए बट इतना ज्यादा नहीं है जितना, क्योंकि इसका विस्तार इतना नहीं है तो ज्यादा बड़े स्तर पर खेती नहीं कर सकते। तीसरा जो मैदान है ये वाला, जिसे कहते हैं गुजरात का मैदान, ये गुजरात का जो दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र है, सूरत के आसपास वाला वो वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर उसमें सम्मिलित है। अब ये जो मैदान है ये बनता है ऊपर से जो नदियां आती है, साबरमती, माही, यहाँ साइड से जो आती है नर्मदा, तापी, ये सब सहयोग करती हैं इस मैदान के निर्माण में। काफी चौड़ा है और काफी उपयोगी है गुजरात में कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि बहुत उपजाऊ है ये मैदान। फिर हमने ये देखा था महाराष्ट्र और गोवा वाला मैदान। काफी सकड़ा है ये मैदान, बहुत छोटा है, नैरो है बहुत, और उबड़ खाबड़ भी है, पथरीला भी है, इसीलिए ज्यादा बड़े स्तर पर खेती नहीं होती बट थोड़ा बहुत यहाँ पे कृषि की जाती है, आम की, काजू की। काजू आपको गोवा से रिलेट करके याद रखना है, तो कैशू नट कल्टीवेशन होता है, आम, कोकोनट, नारियल वगैरह जो है उनका उत्पादन या कृषि यहाँ पे ज्यादा होती है। और यहाँ जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मैंगो शावर या आम्र वर्षा। आम्र वर्षा के लिए राज्य, स्टेट सेलेक्ट करना हो तो कर्नाटक स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर ये कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ के मैदान में क्या होता है? नदियां बनाती हैं वाटरफॉल, जैसे जोग फॉल बनाया जाता है किसके द्वारा? शरावती नदी द्वारा। तो वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ जो प्री मानसून, मानसून से पहले बारिश होती है उसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम। फिर है मलाबार तट। मलाबार का जो तट है ये केरल में है। इस तट की खास बात यह है कि मानसून सबसे पहले यहीं पर आता है, मानसून की वर्षा यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर बहुत सारी लेगून झीलें स्थित हैं, जैसे पुन्नामादा, जैसे वेम्बानाड, अष्टमुड़ी। यहाँ पे बोट रेस होती है इन लेगून झीलों में। और लेगून झील किसको कहते हैं? जब तट के पास
कोई अवरोध, कोई बैरियर क्रिएट हो जाए, चाहे वो मिट्टी से, गाद से क्रिएट हो, चाहे कोई पत्थर से क्रिएट हो, चाहे प्रवाल भित्तियों से बने, कोई भी बैरियर तट के पास अगर होता है, अवरोध होता है, तो उसके और तट के बीच में, उस बैरियर, अवरोध और तट के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे बनती है तटवर्ती क्षेत्र में लैगून झीलें। लैगून झीलें लवणीय होती हैं और इनके नाम भी हमने देखे थे। केयाल कहा जाता है स्थानीय भाषा में, बैकवाटर भी कहते हैं इसको। फिर हमने ये भी देखा था कि मलाबार तटवर्ती क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जो भारत का निम्नतम बिंदु है, जिसका नाम है कुट्टनाड। और कुट्टनाड में क्या होता है, बिलो सी लेवल, समुद्र तल से नीचे चावल की खेती, राइस कल्टीवेशन की जाती है। तो ये सब हमने पश्चिमी तटवर्ती मैदान में कल देखा था। आज हम पूर्वी तटवर्ती मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पूर्वी तटवर्ती मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें। तो पहली चीज तो पूर्वी तटवर्ती मैदान जो बंगाल की खाड़ी की ओर जो तट है भारत का, बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला, उस तट को कहते हैं पूर्वी तटवर्ती मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बेसिकली शुरू होता है यहाँ स्वर्ण रेखा नदी से। स्वर्ण रेखा के उत्तर में कौन सा मैदान है, पश्चिम बंगाल का तटवर्ती क्षेत्र, जो किसका हिस्सा है, गंगा के मैदान का हिस्सा है। तो स्वर्ण रेखा से लेकर कन्याकुमारी जो है, कुमारिन अंतरीप वाला जो हिस्सा है, कॉमोरिन, केप कॉमोरिन वाला पार्ट, वहां तक ये एक्सटेंडेड है, स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक। ये मैदान काफी तुलनात्मक रूप से आपको चौड़ा दिख रहा होगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। पश्चिमी तट की तुलना में, वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है और ये ब्रॉड है। कितना ब्रॉड है, तो ये 100 से 150 किलोमीटर तो इसकी चौड़ाई है ही, प्लस उससे कई ज्यादा भी मिलती है कई जगह। तो कई जगह आपको 150 किलोमीटर से भी काफी ज्यादा इसकी चौड़ाई देखने को मिलेगी, बहुत ब्रॉड है। तो ये चौड़े मैदान इसलिए हैं क्योंकि यहाँ की नदियां क्या बनाती है, मुख्यतः डेल्टा बनाती है। जब भी नदी डेल्टा बनाती है तो नदी क्या करती है, अवसाद जमा करती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। और अगर नदी सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेगी, अवसाद जमा करेगी, तो उसकी वजह से तटवर्ती क्षेत्र का विस्तार होगा, कोस्टल रीजन एक्सटेंड होता जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि पूर्वी तट जो है वो उन्मज्जन तट है, मतलब इमर्ज्ड कोस्ट है, जो जल से बाहर निकल गया, कोस्टल रीजन काफी बढ़ गया है, फैल गया है। तो ये उन्मज्जन तट है, उन्मज्जन तट, या इसको आप कह सकते हैं इमर्ज्ड कोस्ट। इमर्ज्ड कोस्ट माना कि इमर्ज्ड कोस्ट जो है वो बंदरगाह या प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट्स के लिए इतनी ज्यादा फेवरेबल या अनुकूल नहीं होती है। उसके बावजूद यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूर्वी तट पर कोई भी बंदरगाह नहीं, काफी सारे पोर्ट्स हैं ईस्टर्न कोस्टल पार्ट पे, जैसे विशाखापट्टनम है, हल्दिया बंदरगाह है, और कोची, यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है। तो कई सारे यहाँ पर मेजर पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर चेन्नई के आसपास यहाँ कुछ कृत्रिम या आर्टिफिशियल पोर्ट्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि नेचुरल पोर्ट्स की फैसिलिटी या अनुकूल परिस्थितियां यहाँ इतनी ज्यादा नहीं मिलती देखने को। अब ये जो चौड़ा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर डेल्टा जब नदी बनाती है तो डेल्टा में कैसी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये एलुवियल प्लेन्स हैं, चौड़े तटवर्ती जलोढ़ मैदान, और जलोढ़ मैदान काफी ज्यादा उपजाऊ होते हैं, फर्टाइल होते हैं। और उपजाऊ होने के कारण ये जो पूर्वी मैदान है, ये पश्चिमी मैदान की तुलना में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा फेवरेबल है। यहाँ ज्यादा अच्छे से खेती की जाती है, ज्यादा बड़े स्तर पर खेती की जाती है, और खास तौर पर फूड क्रॉप्स ग्रो की जाती है। खाद्यान्न जो कृषि है वो यहाँ पे की जाती है। वेस्टर्न साइड में कमर्शियल क्रॉप्स ज्यादा ग्रो कर रहे थे, जो सीधी बाजार में सेल आउट हो जाती है। यहाँ पर फूड क्रॉप्स ज्यादा ग्रो होती है, जैसे चावल की खेती होती है मेनली। तो ये जो है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की मेन चीजें हैं। अभी पूर्वी जो तटवर्ती मैदान है उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। उससे पहले ये जो चीजें हमने की है नोट डाउन, इसी को और अच्छे से देख लीजिए। डेल्टा ब्रॉड प्लेन्स है, चौड़े 100 से 150 किलोमीटर या इससे अधिक चौड़ाई, और उन्मज्जन तट है, उथला हुआ तट, मतलब ऊपर उठा हुआ तट है। बिल्कुल सपाट, छिछला और बलुआई तट, मतलब बिल्कुल प्लेन है और कम गहराई है क्योंकि उथला हुआ तट है। और बलुआई इसलिए बोल रहे हैं, गाद मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो जब गाद इकट्ठी होती है तो कई जगह काफी ज्यादा मात्रा में गाद मिट्टी इकट्ठी हो गई है तट के पास,
और तट के पास इस तरह से मिट्टी कई जगह जब इकट्ठी हो जाती है, जैसे यहाँ पे भी हो गई, तो इस मिट्टी के इकट्ठे होने की वजह से तट के ठीक आगे एक अवरोध उत्पन्न होता है। इस तरह की मिट्टी की एक बाउंड्री सी बन जाती है, गाद की एक बाउंड्री सी बन जाती है। उसकी वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तट के पास, और इसी वजह से यहाँ पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में भी हमें कुछ क्षेत्रों में क्या देखने को मिलती है, लेगून झीलें, क्योंकि ऐसे तटवर्ती क्षेत्र में अवरोध के कारण जब पानी इकट्ठा होता है तो उससे क्या बनती है, लेगून झीलें बनती है। तो इस साइड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी लेगून झीलें। फर्क इतना है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पश्चिमी तटवर्ती मैदान में हमें लेगून झील देखने को मिल रही थी दक्षिणी भाग में, जबकि पूर्वी तटवर्ती मैदान में हमें लेगून झीलें देखने को मिलती हैं उत्तरी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, 2-3 जगह हमें देखने को मिलती है, खासतौर पर उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में। जबकि यहाँ हमें कहाँ देखने को मिल रही थी, दक्षिणी भाग में, सदर्न पार्ट में। तो पूर्वी तटवर्ती मैदान में भी लेगून झीलें पाई जाती है। तो अब देखिए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अगर आपको लिखने हो कहीं तो आप कैसे लिखेंगे, यह मैदान स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है तथा नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा के कारण ये काफी चौड़े हैं। इनकी चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर या उससे अधिक पाई जाती है, और डेल्टा क्षेत्र में जलोढ़ होने के कारण यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है तथा यहाँ खाद्यान्न कृषि की जाती है मुख्य रूप से। और राज्यों की अगर बात करें, स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं, तो उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये पॉइंट नोट कीजिए कि तेलंगाना का कोई तटवर्ती क्षेत्र नहीं है, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है। तो 3 स्टेट्स हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इंग्लिश में अगर लिखना हो आपको तो दिस प्लेन रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम स्वर्णरेखा रिवर अप टू कन्याकुमारी, and it is a broad plain region because of delta made by rivers, and the width of this plain region is around 100 to 150 kilometer or more. This broad plain region is of alluvial soil and it is very fertile and is used for food crop cultivation. अब देखिए, इस मैदानी क्षेत्र को भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। एक तो सिंपल इसका डिवीजन, प्रादेशिक जो विभाजन होता है, रीजनल डिवीजन, वो किया जाता है राज्यों के हिसाब से। राज्यों के हिसाब से जब करते हैं तो ये उड़ीसा का मैदान हो गया, ये आंध्रा का मैदान, ये तमिलनाडु का मैदान। उड़ीसा के मैदान को उड़ीसा के मैदान की जगह उत्कल कहते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें उत्कल उड़ीसा के लिए यूज होता है। तो ये उत्कल का मैदान, ये आंध्र प्रदेश का आंध्रा का मैदान, आंध्र मैदान, और ये तमिलनाडु का मैदान। तो प्रादेशिक आधार पर तो इन 3 भागों में बांटा जाता है। और अगर नदियों के आधार पर देखें तो इसको 2 बड़े भागों में बांट सकते हैं। नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर देखा जाए तो ये ऊपर का हिस्सा जो है पूरा, ये कहलाता है उत्तरी सरकार, और ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है कोरोमंडल तट। अब उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट जो है वो किन नदियों के आधार पर विभाजन होता है, देखते हैं अभी। तो देखिए, यहाँ पर ये स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक है ही पूर्वी तटवर्ती मैदान। यहाँ एक मध्य भाग में एक नदी आती है जिसका नाम है कृष्णा। तो यहाँ सेंट्रल पार्ट में कृष्णा नदी जहाँ स्थित है, स्वर्ण रेखा से लेकर कृष्णा नदी तक ये जो उत्तरी भाग है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार, नदन सरकार। और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक ये जो दक्षिणी भाग है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। अब दोनों तटों में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं, फिर प्रादेशिक जो विभाजन है, रीजनल डिवीजन, उसको भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर उत्तरी सरकार वाला जो भाग है ये कौन कौन से राज्यों में, तो उत्तरी सरकार उड़ीसा में तो है ही, उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये कृष्णा नदी जो है ये कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। तो उत्तरी सरकार में आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है और कोरोमंडल तट वाले भाग में आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग है। तो इस उत्तरी सरकार में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य सम्मिलित है। ये वाला उत्तरी भाग स्वर्ण रेखा से कृष्णा नदी के बीच में है, और इसमें जो भी प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी है, एक तो उड़ीसा की है महानदी, दूसरी आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी तो यहाँ बाउंड्री बनाई रही है, उसके अलावा गोदावरी नदी जो है, तो महानदी और गोदावरी जैसी प्रमुख नदियां इस उत्तरी सरकार वाले भाग में डेल्टा बनाती हैं तथा इनका डेल्टा क्षेत्र काफी उपयोगी है कृषि के लिए। कोरोमंडल तट की बात करें अगर, तो इसमें आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु,
तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य का तटवर्ती क्षेत्र जो है, कोस्टल रीजन, वो कोरोमंडल तट में सम्मिलित है। कोरोमंडल तट की खास बात यह है कि इस तटवर्ती क्षेत्र में विंटर के टाइम पर शीत ऋतु के समय वर्षा प्राप्त होती है, शीत ऋतु, जबकि सामान्यतः भारत में अगर देखा जाए तो ज्यादातर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से गर्मियों में प्राप्त होती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड से। कोरोमंडल कोस्ट में साउथ वेस्ट मानसून विंड से ज्यादा वर्षा नहीं होती, वर्षा होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से, वो भी सर्दियों में, उत्तर पूर्वी मानसून पवनों से सर्दियों में वर्षा प्राप्त होती है। अब कैसे होती है उसको हम आगे देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड से। तो शीतकालीन वर्षा के लिए कोरोमंडल तट जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे इसके प्रादेशिक विभाजन की। ये तो नदियों के आधार पर विभाजन था। प्रादेशिक विभाजन में उड़ीसा का तटवर्ती मैदान, आंध्रा का तटवर्ती मैदान और तमिलनाडु का। उड़ीसा का जो तटवर्ती मैदान है उसको उड़ीसा मैदान नहीं कहते, उसको कहते हैं उत्कल का मैदान। तो ये उत्कल का जो मैदान है सबसे उत्तरी भाग में है और उड़ीसा राज्य में है, और उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी है महानदी। महानदी के डेल्टा क्षेत्र में ये मैदानी क्षेत्र बना है, डेल्टा रीजन है महानदी का। प्लस यहाँ पर महानदी के डेल्टा के आसपास गाद इकट्ठी होने से, यहाँ पे काफी सारा सेडिमेंट इकट्ठे होने से यहाँ एक लेगून झील बनती है, और यहाँ जो लेगून झील बनती है वो काफी फेमस है। लेगून झील, उसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील, तो ये चिल्का नाम की जो लेगून झील यहाँ पर है ये भी एक लवणीय झील है। जैसे हमने पहले देखा है कि जितनी भी लेगून लेक्स होती हैं वो मोस्टली सलाइन होती है, ये भी सलाइन लेक है, पर ये भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। इट इज लार्जेस्ट सलाइन लेक ऑफ इंडिया, सलाइन लेक ऑफ इंडिया। तो ये लवणीय झील काफी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र है, कोस्टल रीजन, वो और भी कई चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। उड़ीसा का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर भुवनेश्वर के पास, भुवनेश्वर जो है उसके ठीक पास में जो तटवर्ती क्षेत्र है उसका नाम है चांदीपुर तट, चांदीपुर कोस्ट या चांदीपुर बीच। अब ये चांदीपुर बीच या चांदीपुर तट वाला जो क्षेत्र है ये इसलिए फेमस है क्योंकि जब ज्वार के समय पानी पीछे हटता है, निम्न ज्वार के समय, लो टाइड के टाइम पे जब भाटा आता है उसके दौरान जब पानी पीछे हटता है तो यहाँ पर समुद्री क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा पीछे हटता है, लगभग 5 किलोमीटर पीछे खिसक जाता है महासागरीय जल। तो निम्न ज्वार के समय या भाटे के समय महासागरीय जल जो है लगभग 5 किलोमीटर पीछे की तरफ चला जाता है या तट से दूर चला जाता है। तो वाटर रिसीड्स अराउंड 5 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ड्यूरिंग लो टाइड। आपको पता है लो टाइड वाली स्थिति जो होती है उसी के दौरान भाटा आता है, एब। भाटे के दौरान तट से पानी पीछे हटता है, निम्न ज्वार भाटा। तो भाटे के दौरान पानी ज्यादा पीछे हटता है, जितना सामान्यतः दूसरे तटों पे पीछे नहीं हटता उससे ज्यादा यहाँ पर पीछे हटता है। इसीलिए चांदीपुर बीच वाला जो क्षेत्र है तट बहुत फेमस है। ये यूपीएससी के प्री में एक बार चांदीपुर बीच वाला क्वेश्चन आ भी चुका है। उसके अलावा चांदीपुर बीच के अलावा यहाँ एक तटवर्ती क्षेत्र में एक आइलैंड है, द्वीप है, और यहाँ जो कोस्टल रीजन में आइलैंड है उस द्वीप का नाम है व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड। और ये जो व्हीलर आइलैंड है ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसी व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और ये जो कलाम द्वीप है ये मिसाइल टेस्टिंग के लिए सेंटर जो है वो यहाँ पर स्थापित है। मिसाइल का जो परीक्षण होता है वो यहाँ इस व्हीलर द्वीप वाले क्षेत्र में होता है, और इसका अब नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप। अब जो है आपको याद होगा स्पेस सेंटर अलग जगह है, स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं वो अलग जगह है, वो आंध्र प्रदेश में। यहाँ उड़ीसा में क्या होता है, मिसाइल्स जो बनती है उनकी टेस्टिंग होती है, परीक्षण होती है व्हीलर आइलैंड पे, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं।
तो अब देखिए उत्कल के मैदान में यही प्रमुख चीजों को देखते हैं। उड़ीसा में स्थित है, महानदी डेल्टा के कारण बना है। चिल्का झील यहाँ पर स्थित है जो भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। चांदीपुर तट या चांदीपुर बीच यहाँ पर है, जब जिसके जो फेमस है किस चीज के लिए, निम्न ज्वार के समय यहाँ महासागरीय जल 5 किलोमीटर तक पीछे हट जाता है। ड्यूरिंग लो टाइड वाटर रिसीड्स 5 किलोमीटर ऑन दिस कोस्टल रीजन। व्हीलर द्वीप जिसे कलाम द्वीप भी कहते हैं, वो क्या है, इंडिया का मिसाइल टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर स्थित है, मिसाइल परीक्षण केंद्र यहाँ पर स्थित है। अब हम बात करेंगे आंध्रा के मैदान की। ये आंध्रा का मैदान है और नाम से पता चल रहा है आंध्र का मैदान मतलब आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख नदियों के कारण ये मैदान बनता है। एक तो है गोदावरी नदी, दूसरी है कृष्णा नदी। तो गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा क्षेत्र है उसके कारण ये मैदानी क्षेत्र बनता है। दोनों का डेल्टा बिल्कुल पास पास ही बनता है, उसके कारण ये प्लेन रीजन बनता है। जहां गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा है, जैसे मान लीजिए डेल्टा में ऐसी वितरिकाएं निकल जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, उस डेल्टा क्षेत्र में बीच में पानी एकत्रित हो जाता है कुछ भाग में। जैसे माना कि डेल्टा में सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, ये नदी के बीच बीच में ये अवसाद इकट्ठे होते हैं। कई जगह अवसादों के बीच में नदी का जल जो है वो एकत्रित हो जाता है, और जब सेडिमेंट्स के बीच में इस तरह से नदी का पानी अलग से इकट्ठा हो जाता है तो उससे बनती है डेल्टा झील। तो यहाँ पर एक डेल्टा झील बनती है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में, केजी डेल्टा में इस तरह की एक झील बनती है। और ये बताइए, ऐसी अगर डेल्टा क्षेत्र में, नदी के डेल्टा में कोई झील बनेगी तो मीठे पानी की होगी कि खारे पानी की होगी? नदी का पानी कैसा होता है, मीठा होता है। तो ये नदी का पानी ही इकट्ठा हुआ है, इसलिए ये कैसी होगी, मीठे पानी की झील। तो डेल्टा क्षेत्र में, केजी डेल्टा क्षेत्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में मीठे पानी की एक झील बनती है यहाँ, और मीठे पानी की इस झील का नाम है कोलेरू झील। तो यहाँ कोलेरू जैसी एक मीठे पानी की झील पाई जाती है। प्लस यहाँ आंध्र के तटवर्ती क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बॉर्डर रीजन है उसके ठीक पास में यहाँ तटवर्ती क्षेत्र में एक झील है, लेगून झील। उस लेगून झील का नाम है पुलिकट। और पुलिकट नाम की जो लेगून झील है, लेगून झील है इसलिए कैसी होगी, लवणीय होगी, सलाइन। इस पुलिकट लेगून झील में एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ एक छोटा सा आइलैंड है, और वो जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा आइलैंड। और श्री हरिकोटा आइलैंड जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पर स्थित है इंडिया का स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से क्या करते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है। और आपको पता है रॉकेट लॉन्चिंग अक्सर करते हैं महाद्वीपों के पूर्वी तट से, और ये इंडिया का पूर्वी तट ही है, ईस्टर्न कोस्ट है, इसीलिए इस द्वीप को अलग से रखा गया है एक स्पेस सेंटर के रूप में। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के मैदान में ये प्रमुख चीजें थी। इसी मैदानी क्षेत्र में विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह है, प्रमुख पोर्ट, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में ये मैदान स्थित है। कोलेरू झील है जो मीठे पानी के, जो डेल्टा में है इनके, और एक पुलिकट नाम की लेगून झील भी है जो खारे पानी की झील है। इस झील में, पुलिकट वाली झील में श्री हरिकोटा द्वीप है, जहाँ सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो ये हो गया मुख्य आंध्रा के मैदान का। और इसी आंध्रा के मैदानी क्षेत्र में हमें एक बंदरगाह देखने को मिलता है, विशाखापट्टनम, और उत्कल के मैदान में पाराद्वीप जो है बंदरगाह वो स्थित है। अब हम बात करेंगे लास्ट जो प्लेन रीजन है, तमिलनाडु के मैदान। तमिलनाडु के मैदान जिसको कोरोमंडल तट से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में कौन सी नदी है प्रमुख, तो तमिलनाडु में है कावेरी नदी। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है ये कावेरी नदी द्वारा बना है, कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में बना है। काफी फर्टाइल उपजाऊ मैदान है, और यहाँ चावल की खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, या दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी इसको कहा जाता है। प्लस तमिलनाडु का ये जो कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र है ये जाना जाता है, सर्दियों में यहाँ पर बारिश होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। और शीतकालीन वर्षा यहाँ क्यों होती है, कैसे होती है, तो उसको जल्दी से ब्रीफली हम देख लेते हैं। तो देखिए, यदि हम देखें ये इंडिया है, मोस्टली इंडिया में
हम मावठ वगैरह की बात नहीं करें, आमतौर पे जो बारिश होती है इंडिया में वो मेनली साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से होती है। जैसे यहाँ पर ये स्थलीय भाग है, ये जलीय भाग है। तो जब ये मानसून पवनें आती हैं इंडिया की तरफ, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें आती हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स गर्मियों के समय। मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जब आती हैं तब वो अपने साथ महासागरीय क्षेत्र से नमी लेकर आती हैं और पूरे इंडिया में इसकी वजह से वर्षा प्राप्त होती है। पर ये जो तट है कोरोमंडल वाला, ये इस वर्षा से अछूता रह जाता है, क्योंकि ये जो मानसून पवनें हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ये इसके पैरेलल निकल जाती है, समानांतर, बिल्कुल समानांतर गुजर जाती है, पर यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। इसीलिए इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में इतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती, पर शीतकाल में यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है। शीतकाल में कैसे वर्षा होती है वो देखिए। शीतकाल में क्या होता है कि मानसून पवनों की दिशा बदल जाती है और मानसून पवनें बहने लगती है, मानसून विंड्स जो है वो चलने लगती है इस तरह से, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट से। जब उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं तो बंगाल की खाड़ी से, ये मानसून पवनें थोड़ा जलवाष्प ग्रहण करती है, वाटर वेपर, और कोरोमंडल तट पे सर्दियों में थोड़ी बारिश करती हैं। तो कोरोमंडल तट एक ऐसा तट है जहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, प्लस चावल की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है। कावेरी जैसी प्रमुख नदी यहाँ पर स्थित है, और यहाँ चेन्नई और ये सब बंदरगाह जो हैं वो भी यहाँ स्थित है। कृत्रिम बंदरगाह भी है यहाँ पर, आर्टिफिशियल पोर्ट्स भी यहाँ बनाए गए हैं। और कोस्ट के पास, तटवर्ती क्षेत्र जो होता है उसके पास द्वीप भी होते हैं, आइलैंड्स भी होते हैं। जैसे अभी हमने देखा श्रीहरिकोटा आइलैंड बिल्कुल कोस्ट के पास, तट के पास है। उसी तरह से ये जो दक्षिणी भाग है तमिलनाडु के आसपास वाला क्षेत्र, वहां पे भी कोस्ट के पास कुछ आइलैंड्स हैं। जैसे पंबन द्वीप है, पंबन आइलैंड जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, रामेश्वर द्वीप है। तो इस तरह के कई कोस्टल रीजन के ठीक पास में हमें आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये है तमिलनाडु के मैदान, कावेरी डेल्टा के द्वारा बने हैं, चावल की खेती के लिए उपयोगी है। और दक्षिण भारत का चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहते हैं, फूड बोल ऑफ साउथ इंडिया। शीतकाल में, विंटर में यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो ये हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन या पूर्वी तटवर्ती मैदान। अब देखिए इन दोनों जो तटवर्ती मैदान है, पश्चिमी और पूर्वी, दोनों में हम एक एक करके डिफरेंस देखेंगे। हालांकि जो इनकी मेन चीजें हैं वो हम देख चुके हैं, पर इनमें डिफरेंस देखिए। तो देखिए सबसे पहले जब डिफरेंस देखा जाता है तो विस्तार में देखा जाता है कि दोनों का एक्सपेंशन कहाँ है। दोनों की लोकेशन बिल्कुल ही अलग है, एक वेस्टर्न साइड पे, एक ईस्टर्न साइड पे। तो वेस्टर्न साइड पे जो है वो कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जबकि पूर्वी मैदान स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी के बीच में। तो दोनों में अंतर हो गया, दोनों का लोकेशन अलग है। फिर वेस्टर्न मैदान जो है ये नर्मदा, तापी, मंडोवी, शरावती, पेरियार, इस तरह की नदियां जो कि ज्यादातर नदमुख बनाती हैं, जैसे नर्मदा तापी नदमुख बनाती हैं, उन नदियों द्वारा बना हुआ है मैदान। और ये पूर्वी वाला महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों द्वारा बना है, जो बनाती हैं डेल्टा। नदमुख बनाती हैं पश्चिमी भाग की नदियां, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब सेडिमेंट्स कम जमा करती हैं या नहीं जमा कर पाती, इसीलिए इन मैदानों की चौड़ाई थोड़ी कम है। और कितनी चौड़ाई है ये हम पहले देख चुके हैं। पूर्वी तटवर्ती मैदान में नदियां डेल्टा बनाती, जब भी नदियां डेल्टा बनाती हैं तो मैदान होते हैं चौड़े, इसीलिए यहाँ पूर्वी तटवर्ती मैदान की 100 से 150 किलोमीटर या उससे कहीं ज्यादा हमें चौड़ाई देखने को मिलती है। फिर उसके बाद देखें अगर, तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान का काफी सारा भाग उबड़ खाबड़ है, पथरीला है, अनइवन प्लेन्स हैं, जैसे हमने महाराष्ट्र और गोवा में देखा था कोंकण का जो मैदानी क्षेत्र है। जबकि पूर्व में जो भी मैदान है वो काफी समतल है, बिल्कुल फ्लैट प्लेन्स है, क्योंकि डेल्टा की वजह से बहुत सारी गाद मिट्टी इकट्ठी हो गई है। तो एक तरफ फ्लैट प्लेन्स है, दूसरी तरफ उबड़ खाबड़ सकड़े से मैदान है। अब जब दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें आती हैं तो पश्चिम से, वेस्टर्न साइड से आ रही है मानसून पवनें, इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट में वो भारी बारिश करती हैं, क्योंकि पहले सामना कौन से तट का होता है, पश्चिमी तट का होता है मानसून पवनों से। इसीलिए मानसून विंड्स वेस्टर्न कोस्ट पे भारी बारिश करती हैं, भारी वर्षा। जबकि जो ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी तट, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें ज्यादा बारिश नहीं कर पाती, पर जो उत्तर पूर्वी मानसून पवनें आती हैं सर्दियों में, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, वो थोड़ी बहुत बारिश करके जाती हैं।
तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहां साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, दक्षिण पश्चिम मानसून पवने भी बारिश करती है और उत्तर पूर्वी मानसून पवने भी बारिश करती है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों करती है, पर दोनों की वजह से जो कुल मिलाकर औसत वर्षा प्राप्त होती है वो कंपैरिजन में तुलनात्मक रूप से कम है, और यहाँ जो वर्षा होती है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। तो जहाँ बहुत भारी और ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है वहां अक्सर क्या होता है, लेटेराइट मृदा विकसित होती है। लेटेराइट मृदा एक ऐसी मृदा है जिसमें ऊपर पानी बहुत ज्यादा आ जाने की वजह से जो जल में घुलनशील तत्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होकर जो अपर पार्ट होता है सॉइल का, वहां से कुछ तत्व नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे अत्यधिक वर्षा के कारण एक लेटेराइट नाम की जो मृदा है वो इस तट में विकसित होती है, वेस्टर्न कोस्ट में। वेस्टर्न कोस्ट में लेटेराइट सॉइल है जो ज्यादा उपजाऊ नहीं है, ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। केवल लेटेराइट सॉइल में प्लांटेशन एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या आता है, कॉफी, चाय, मसालों की खेती। तो इसी वजह से जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है वहां पर कमर्शियल क्रॉप्स ज्यादा ग्रो की जाती हैं, वाणिज्यिक फसलें जैसे मसाले, नारियल, काजू, आम, ये सब ज्यादा ग्रो करते हैं। कारण क्या है, यहाँ की मिट्टी भी एक तो अनुकूल नहीं है, लेटेराइट सॉइल है, तो ज्यादा बड़े स्तर पर वो जो होती है, ये कहते हैं खाद्यान्न फसलें, क्रॉप्स, वो नहीं ग्रो कर सकते, फूड क्रॉप्स। केवल छोटी मोटी कमर्शियल क्रॉप्स और प्लांटेशन, रोपण कृषि यहाँ पर की जाती है। जबकि पूर्वी तटवर्ती मैदान में डेल्टा होता है। डेल्टा में मिट्टी कैसी होती है, जलोढ़, एलुवियल। जलोढ़ मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है और ऐसी उपजाऊ मिट्टी में किसी भी तरह की फसल ग्रो की जा सकती है, खासतौर पर खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स जैसे चावल, वो यहाँ पे ज्यादा उत्पादन होता है उसका ईस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में पश्चिमी जो तटवर्ती मैदान है उसमें हमने देखा था कि मलाबार तट पर वेम्बनाड और अष्टमुड़ी जैसी लेगून झीलें हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी तट में दक्षिणी भाग में मलाबार, केरल वाली तरफ हमको कई सारी लेगून झीलें देखने को मिली थी। जबकि यहाँ अगर ईस्टर्न कोस्टल रीजन में देखें तो आपको उत्तरी भाग में उड़ीसा के आसपास भी लेगून झील दिखी थी, और आंध्र प्रदेश के पास मध्य भाग में भी लेगून झील यहाँ पर है, पुलिकट नाम की। तो उत्तरी और मध्य दोनों भागों में लेगून झील देखने को मिलती है। कहाँ, पूर्वी तट में। जबकि पश्चिमी तट में केवल हमने दक्षिणी भाग में ही लेगून झील देखी थी। फिर उसके बाद पूर्वी भाग में हमने पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न साइड में एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमने देखा कुछ नदियां वाटरफॉल बनाती, क्योंकि पश्चिमी घाट का, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप, पश्चिमी ढाल बहुत तीव्र है, तेजी से नदियां गिरती हैं और जलप्रपात बनाती हैं। जबकि पूर्व में पूर्वी घाट है, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट है जिसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, जिसके ढाल तीव्र नहीं है, इसीलिए ईस्टर्न साइड में वाटरफॉल्स वगैरह हमें नहीं मिलते। वेस्टर्न साइड में वाटरफॉल हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन वाटरफॉल्स, जलप्रपातों के कारण ये यूज में लिए जा सकते हैं जल विद्युत उत्पादन के, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के काम आते हैं वाटरफॉल्स जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में बनते हैं। जबकि ईस्टर्न कोस्टल रीजन का यूज या उपयोग क्या है, यहाँ डेल्टा है, और डेल्टा क्षेत्र में नदी नौगम्य होती है, उसमें नाव चलाई जा सकती है। तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन नेविगेशन के लिए या नौकायन के काम आते हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है उनमें ये बेसिक डिफरेंस है, और इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पर आप दोनों मैदानों की विशेषताएं भी देख सकते हो। इस तरफ जो भी लिखी हुई है ये पश्चिमी तट की विशेषता है, इस तरफ जो भी लिखी हुई है ये पूर्वी तट की विशेषता है। यहाँ जो लिखी हुई है उनको आप एक पैराग्राफ में अच्छे से लिख सकते हो वेस्टर्न कोस्ट की विशेषता के रूप में। बस कंपाइल करना है आपको अपनी लैंग्वेज में। जैसे पश्चिमी तटवर्ती मैदान कच्छ प्रायद्वीप से कन्याकुमारी के बीच स्थित है तथा इनका निर्माण नर्मदा, तापी, मंडोवी, शरावती आदि नदियों द्वारा होता है जो नदमुख बनाती हैं, जिसके कारण यह मैदान कम चौड़ा है। यह उबड़ खाबड़ पथरीला मैदानी क्षेत्र है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा भारी वर्षा प्राप्त होने के कारण लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इस मृदा में वाणिज्यिक फसलें या रोपण कृषि मुख्यतः की जाती है, जैसे आम, काजू, नारियल, मसाले आदि। यहाँ इस मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में हमें लेगून झीलें देखने को मिलती हैं तथा कई नदियां जलप्रपात बनाती हैं जो जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी है।
तो कंपाइल करना है इसको अपनी लैंग्वेज में, ताकि आप विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स लिख सकें वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। अब हम इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात करें, अच्छा पहले महत्व देख लेते हैं। पश्चिमी तट के और पूर्वी तट के तटवर्ती मैदान के महत्व वही होंगे जो हमने पहले तटवर्ती सीमा के महत्व देखे थे, इंडिया की, भारत की तटवर्ती सीमा के महत्व लगभग वही होंगे। फिर भी इनको एक बार देख लेते हैं महत्व में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, इन उपजाऊ मैदानों में दोनों को पूर्व और पश्चिम दोनों के एक साथ महत्व देखें। चावल की खेती होती है, उसके अलावा नारियल, काजू, सुपारी, रबर, ताड़, इन सब की भी खेती की जाती है, जो कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है, बागानी कृषि या रोपण कृषि जिसको कहते हैं। फिर मलाबार तट, पूर्वी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में मछलियां पकड़ी जाती, जैसे मैंने आपको बताया मलाबार तट, लगून, झीलें जहाँ होती है वहाँ मत्स्य पालन भी होता है, मछली पकड़ी भी जाती है और पाली भी जाती है। फिर इन्हीं तटों पर देश के प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं, जिनसे क्या होता है, आयात निर्यात किया जाता है, व्यापार वाणिज्य के, ट्रेडिंग के काम आता है। फिर नमक बनाया जाता है, जैसे कच्छ का जो रण है वहां पे लवणीयता ज्यादा है, इसलिए सॉल्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ पे की जाती है। फिर है पश्चिमी तट पर केरल में मोनाजाइट, अच्छा केरल का जो कोस्टल रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र, वहाँ मोनाजाइट जैसे एटॉमिक मिनरल्स पाए जाते हैं। मोनाजाइट और थोरियम और ये सब जो परमाणु खनिज है, आणविक खनिज है, वो पाए जाते हैं वेस्टर्न कोस्टल रीजन में, खासतौर पर मलाबार या केरल का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर। फिर है प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है, बड़ी संख्या पर पर्यटक जाते हैं, आपको पता है बीचेस वगैरह बहुत सारे हैं, और उसी को देखने जो है कई सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो जैसे वास्को डिगामा, मडगांव, जुहू, चेन्नई, पुरी, ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट कोस्टल रीजन या बीच रीजन है जहाँ पर टूरिस्ट हर साल जाते हैं। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंस है। प्लस इन महत्वों के साथ साथ आप वो महत्व भी जोड़ सकते हैं जो हमने तटवर्ती सीमा के महत्वों में देखे थे। अब देखिए, ये महत्व वगैरह देख लिए, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको तटवर्ती जो मैदानी प्रदेश है उसको एक साथ एक लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है कि भारत के तटवर्ती मैदानी प्रदेश को सविस्तार समझाइए, तो सब कुछ आपको लिखना होगा शॉर्ट में। या फिर आपसे पश्चिमी या पूर्वी एक अकेला पूछा जा सकता है डिटेल में, या आपसे 2 या 5 नंबर में मलाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट, वो अलग से पूछा जा सकता है। 2 नंबर के छोटे क्वेश्चंस में आ सकती हैं आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम बताइए, ये सब छोटी मोटी जो चीजें हैं, चिल्का झील के बारे में कुछ लिखिए, वेम्बनाड, अष्टमुड़ी झील, श्री हरिकोटा द्वीप, तो वो सब शॉर्ट में आ सकता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था RS मेंस 2016 में, और ये क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर था और ये 100 वर्ड्स में लिखना था, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स। तो इसमें क्या पूछा गया था, डिवाइड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इनटू सब डिविजन्स एंड एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। भारत के तटीय मैदानों को उपभागों में विभाजित कीजिए तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना था मैदान का, फिर उसके बाद उपभागों में 2 भागों में बांटना था, पश्चिमी और पूर्वी, फिर उनके भी पार्ट्स करने थे, रीजनल डिविजन्स, और दोनों पश्चिमी और पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं लिखनी थी। तो ये लॉन्ग आंसर में आया था RS में। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो भी हमने किया है उसको नोट्स बनाने के साथ साथ अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना भी सीखें, ताकि अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो आप उसको फैलाकर लिख सकें, छोटा क्वेश्चन आए तो उसको शॉर्ट करके भी आपको लिखना आना चाहिए। तो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। कल की क्लास में हम और भी अन्य चीज़ें जो हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।